Hello everyone. Do you know that even after having so much water on earth, water scarcity is increasing day by day? Rivers, dams, rainwater harvesting and water conservation ये सब हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड हैं? सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कबीरा एकेडमी। बच्चों आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 चैप्टर 3 ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज जिसको मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में और आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होगा ये। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू वांट ज्योग्राफी टू बिकम सिंपल इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर रिसोर्सेज इंग्लिश मीडियम, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको हिंदी में भी देंगे। ओके, सो लेट्स मूव। देखिए फर्स्ट यू कैन सी अ पिक्चर फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स, डैम्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, फ्रेश वाटर सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर की। क्या स्टेटस है इसका हमारी अर्थ पर? 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% exist as fresh water. देखिए क्या लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इसका 96.5% जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कहाँ पर है? ओशंस में है। एंड ओनली 2.5% इज एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर। टोटल वाटर का कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? ओनली 2.5%। अब इस 2.5% वॉल्यूम का भी 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट्स मीन्स ग्लेशियर्स, है ना? आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स में है इस 2.5% का 70% in Antarctica, Greenland and the mountainous regions of the world। ठीक है, ये सारे क्या है? आइस कवर्ड एरियाज है। कौन कौन सा? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो टोटल वाटर का 2.5% फ्रेश वाटर है एंड उसका भी जो वॉल्यूम है उसका 70% वाटर कहाँ एग्जिस्ट करता है? जो हमारे आइस शीट्स हैं और ग्लेशियर्स है। कहाँ कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। Less than 30% is stored as groundwater in the world's aquifers और 30% से भी कम कहाँ पर है? वर्ल्ड्स एक्विफर्स यानी हमारे ग्राउंड वाटर में। फ्रेश वाटर इज मेनली obtained फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर आपको पता ही हम कहाँ से लेते हैं? मेनली फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। दिस इज कंटिन्यूअली बिगिन renewed and recharged through the hydrological cycle। कंटिन्यूसली ये फ्रेश वाटर रिन्यूड होता रहता है एंड रिचार्ज होता रहता है थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल आपने पढ़ा है ना? ऑल द वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेकिंग वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। जितना भी पानी मूव होता है विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेकिंग वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल वाटर वर्ल्ड का मैप है। यहाँ ग्लोब आप देख रहे हैं। इसका जो 97% वाटर है ये आपको ओशंस दिखाई दे रहे हैं। दिस इज योर अटलांटिक ओशन एंड हियर इट इज पैसिफिक ओशन। तो टोटल वाटर का 97% ओशंस में है और बाकी का जो 2% है यानी 2.5% है उसका भी 70% मीन्स ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल is exist in the rivers, lakes and groundwater। कितना है? 1% ओनली। यहाँ आप देख सकते हैं पाई चार्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ आपको देख सकते हैं ये 97% ओशंस में है, इसका 2% ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस और फ्रेश वाटर कितना है? ओनली 1%। 3 फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर। अब कौन कौन से हैं आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज?
प्रेसिपिटेशन फ्रॉम रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन होता है नंबर वन। सेकेंड इज सरफेस वाटर, वो कहाँ पर है? इन रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। एंड ग्राउंड वाटर, कौन सा? वाटर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एक्वेफर्स व्हिच गेट्स रिचार्ज बाय रेनफॉल। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है कैसे रिचार्ज होता है? बाय रेनफॉल। आप यहीं से नोट्स बना सकते हैं बच्चे, तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं। वाटर स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर. It is usually associated with regions having low rainfall or drought prone areas. There are many other reasons which led to scarcity of water. तो बहुत सारे रीजन है इसके कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्यों होता है। ठीक है, देखते हैं। लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर वन रीजन है ये। Large growing population. In the agricultural sector, water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry season agriculture. ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, पहले से बढ़ रही है। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है? वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। किस लिए? एक्सपैंड करने के लिए इरिगेटेड एरियाज, क्योंकि हमें ज्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है तो ज्यादा हमें इरिगेशन भी करना पड़ेगा। एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, पहले हम क्या करते थे कि हमारा वेदर के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अब हम ड्राई सीजन में भी एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे हम जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको थ्रू टेक्निक्स, थ्रू मशीनरी उसको बाहर निकाल लेते हैं और अपना एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो अब इसका एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है। किसका? जो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है हमारा। ओके, लेट्स मूव। मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शन, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड फॉर HYV सीड्स, पहले 1 ईयर में 1 क्रॉप लेते थे, लेकिन अभी क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग का ट्रेंड है। एंड HYV सीड्स होते हैं, HYV सीड्स को ज्यादा वाटर चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। There is greater demand for water with growing urbanization and industrialization. तो वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। फॉर व्हाट रीजन? ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, and unequal access to water among different social groups. The quality of water is deteriorating, that is, getting polluted by domestic and industrial wastes, chemical fertilizers and pesticides used in agriculture. समझ में आया क्या बात की हमने? जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो कैसी हो रही है? दिन पे दिन डिटेरियोरेट होती जा रही है, यानी खराब होती जा रही है। गेटिंग पॉल्यूटेड, किस वजह से? पॉल्यूटेड होने की वजह से बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसी में जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, एंड पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में, उससे भी। Excessive use of water by industries which also require water to generate hydroelectric power to run them, and over exploitation of water in the urban areas. Next, अभी देखते हैं adverse effects of over exploitation of groundwater resources. जो हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, नंबर वन, pumping out more water from under the ground may lead to falling groundwater level. ठीक है, जितना ज्यादा हम वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, पंपिंग करके बाहर निकाल लेते हैं, उससे क्या होता है? हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और डाउन चला जाएगा। ठीक है, इट विल एडवर्सली अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। तो अब देखते हैं कि हम जो ड्रिंकिंग वाटर है या हम अपना डेली यूज के लिए जो वाटर यूज करते हैं, वो समरसिबल वगैरह हम सब लोग यूज करते हैं, या म्यूनिसिपैलिटी का जो वाटर आता है वो यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा? जो वाटर लेवल है, कहीं तो हम डिग करके या बोरिंग करके निकाल रहे हैं ना पानी को, तो जो पंपिंग करके हम वाटर निकाल रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर, उससे क्या होगा? वाटर लेवल हमारा बहुत
डाउन चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि हमारा इट विल एडवर्सली अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। तो सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए हम एक शहर में हैं, अभी हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है सपोज 100 फीट पे आ जाता है, राइट। अगर इसका कहीं हमारे आसपास ही कोई बड़ी मशीन लगा दी जाती है वाटर पंपिंग करने की, तो वाटर पंप आउट कर रहे हैं हम वहां से बहुत सारा, तो इस पूरे एरिया का वाटर लेवल यानी जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत डाउन चला गया। अभी जो हम सब के घरों में पानी आ रहा था 100 फीट पे, उसका पानी आना बंद हो जाएगा, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। अब आपको यू हैव टू डिग 50 मीटर मोर, यानी अब आपको दोबारा से बोरिंग करना होगा, और 100 से अबव सपोज 150 180 फीट पे जाकर के आपको वाटर अवेलेबल होगा। तो क्या होगा ये, इट विल एडवर्सली अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। दिस इन टर्न विल अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो जितना वाटर लेवल डाउन चला जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा और हमें फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी थ्रेट होगा। Impoverishment of water resources may adversely affect the ecological cycle. ठीक है, नेक्स्ट, मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? तो मेन कॉजेज, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर, डोमेस्टिक वेस्ट फर्स्ट वन, स्पेशली अर्बन सीवर्स। ठीक है, कैसे होता है, जो अर्बन सीवर्स हैं हमारे, कितना गंद होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर। ये सब जो है ये कहाँ डिस्पोज होता है, इन द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, डायरेक्टली सीधा जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट जा रहा है, अर्बन सीवर्स का इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, एंड ये सब कहाँ डिस्पोज ऑफ हो रहा है, वाटर में विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। केमिकल एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर and many human activities, give example, religious rituals and immersing of idols, etc. आप देखते हो दुर्गा पूजा, क्या होता है गणेश पूजा, ये सब का जो फिर बाद में इमर्सिंग होता है आइडल्स का, ये सब भी कहाँ जा रहा है, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये भी सब वाटर में जाके हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इन द वाटर ऑल्सो पॉल्यूट वाटर। ठीक है, ये सब हमारा इसमें हम इमर्स करते हैं, तो जिससे वाटर भी पॉल्यूट होता है। मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्या मेजर लेंगे आप? डू नॉट ओवरड्रॉ द ग्राउंड वाटर, ओवरड्रॉ नहीं करना है। रिचार्ज इट बाय टेक्निक्स लाइक, कैसे रिचार्ज करेंगे इसको, बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वॉयर्स एंड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन है हमारी। ठीक है, वाटर को सेव कर सकते हैं। सेकेंड वन इज अवॉइड करेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स। ठीक है, एंड डू नॉट पॉल्यूट द वाटर, वेस्टेज को अवॉइड करेंगे और जो वाटर अवेलेबल है उसको पॉल्यूट नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, राइट द मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, और क्या करेंगे, एडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। एग्जाम्पल क्या, जैसे आपने पढ़ा है ना ड्रिप इरिगेशन, आपने ये 8th क्लास में भी पढ़ा था, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं वाटर की, स्पेशली इन द ड्राई एरियाज। तो जहाँ ड्राई एरियाज है वहां आप ये टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, ड्रिप इरिगेशन कीजिए एंड स्प्रिंकलर्स का यूज कीजिए। अब बात करते हैं बच्चों डैम की। डैम क्या होता है? ठीक है, a dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow। क्या करता है डैम? डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर है लाइक रिवर, दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, उसके फ्लो को हम मॉडिफाई कर देते हैं, क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर। क्या करते हैं, एक रिजर्वॉयर क्रिएट कर लेते हैं या लेक बना लेते हैं या impoundment। A dam is the reservoir and not the whole structure। ये आप पिक्चर देख सकते हैं डैम की, जहां से वाटर फ्लो हो। अब देखते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स।
रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू proclaimed that multi-purpose projects are the temples of modern India। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है, तो क्या बताएंगे आप? जवाहरलाल नेहरू जी ने। Because they were thought of as the vehicle that could lead the nation to development and progress। क्योंकि वो क्या सोचते थे कि ये वो व्हीकल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेशन को डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस में ला सकते हैं। He believed that these projects with their integrated water resource management approach would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। right? Advantages क्या है इसके? They bring water to those areas which suffer from water scarcity and also provide water for irrigation। इसके एडवांटेज क्या है कि ये ऐसी जगह पर हम पानी पहुंचा सकते हैं जहां पर पानी की क्या है, वाटर स्कार्सिटी है, एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। जहाँ इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां हम डैम्स के थ्रू, कनाल्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। दीज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर homes। They help in controlling floods। These projects can be used for recreation, inland navigation and fish breeding। सॉरी, थोड़ा स्पीकर में प्रॉब्लम था, फिर से बोलते हैं। These projects generate electricity for industries and our homes। Second, they help in controlling floods, and these projects can be used for recreation, inland navigation and fish breeding। राइट, तो ये आपका किसका है एडवांटेज? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारी, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का, जिसको द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। ओके, सो लेट्स मूव। यस, इतना हो गया है। ये आप देख सकते हो जो हमारे इंडिया में रिवर है, थोड़ा क्लियर नहीं है मैप, एनसीईआरटी की बुक का है क्योंकि, तो ये रिवर मैप है, इसको आप अच्छी तरह से अपनी बुक में देखिए। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, तो हमारे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स, उनकी बात करते हैं, तो क्या है, डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट्स देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। तो देखिए, जो नेचुरल फ्लो था रिवर्स का, उसको हमने डैम के थ्रू क्या कर दिया, मॉडिफाई किया है, तो ये अफेक्ट करेगा हमारे नेचुरल फ्लो को, जिससे क्या होगा, पुअर सेडिमेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिवर्स में क्या होता है, सेडिमेंट फ्लो होते हैं। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। जो रिजर्वॉयर हमने बनाया है, क्या बनाया, जैसे डैम बनाया है, उसमें क्या होगा, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। लैक ऑफ सेडिमेंट्स रिजल्ट इन और सेडिमेंट्स के वजह से क्या होगा, है ना, रॉकियर स्ट्रीम बेड बन जाएगी उसमें, एंड पुअरर हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। जिससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए पुअर हैबिटेट हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। द रिजर्वॉयर्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर टाइम। तो रिजर्वॉयर्स क्या करते हैं, सबमर्ज कर देते हैं एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को और सॉइल को, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर टाइम। दे अफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। आपको पता है डैम की वजह से, जहां डैम बनेगा वहां से जो लोकल कम्युनिटीज है उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, क्या 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 मेथड्स यूज किए जाते हैं, देखते हैं।
इन माउंटेनियस एरियाज क्या होता है, गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते हैं। द डाइवर्जन चैनल्स है ये, वर बिल्ट फॉर एग्रीकल्चर। जैसे हमारे यहाँ नहरें होती हैं, वैसे यहाँ क्या होते हैं, गुल्स एंड कुल्स होते हैं माउंटेनियस रीजन्स में। तो जैसे आप पॉन्ड्स की बात करते हैं ना, पॉन्ड्स की तरह यहाँ गुल्स एंड कुल्स होता है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में यही चलेगा। Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, especially in Rajasthan. तो rooftop rainwater harvesting होती है, वहां बचा के रखते हैं। Next, inundation channels for irrigation were developed in the food plains of West Bengal. Inundation channel बना लिए जाते हैं irrigation के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लड प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स में इरिगेशन चैनल बना लिए गए हैं, वेस्ट बंगाल के एरिया में। जैसे इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जो है, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल जैसे क्या बनाया है, खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है जी, क्योंकि ये कैसा एरिया है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स है। इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर होना चाहिए, ऑल द हाउसेज हैड अंडरग्राउंड टैंक्स, और टंकाज कहते हैं वहां पर, built inside the house for storing drinking water. They were a part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system. और अब चैप्टर के एंड में आ गए हैं, लास्ट हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इससे जुड़ा एक पैराग्राफ देखते हैं, जिससे आप इसका जो क्वेश्चन आएगा उसको कर सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट is an NGO that mobilized tribal people, farmers, and environmentalists and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. क्या है ये? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, या बोले सेव नर्मदा मूवमेंट, जिसने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, किस किस को, ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और किसको, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो होते हैं। किसके अगेंस्ट? सरदार सरोवर डैम बन रहा था उसके अगेंस्ट। बीइंग बिल्ट अक्रॉस था, किस पर बनाया जा रहा था ये, नर्मदा रिवर पर। कहाँ है? गुजरात में। The movement originally focused on environmental issues relating to submerging of trees under the dam water. तो ये ओरिजिनली किस पे फोकस था मूवमेंट? ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज पर, रिलेटेड टू सबमर्जिंग ऑफ ट्रीज अंडर द डैम वाटर, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ ट्रीज जो है वो डैम वाटर में सबमर्ज हो रहे थे। रिसेंटली इट्स एम हैज बीन टू इनेबल द डिस्प्लेस्ड पुअर पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। और अभी इसका रिसेंट एम क्या था, हैज बीन टू इनेबल द डिस्प्लेस्ड पुअर। अब यहाँ जो इतने लोग डिस्प्लेस हुए, पुअर पीपल, टू गेट द फुल रिहेबिलिटेशन, उनको फिर से रहने की जगह दी जाए, ठीक है, फिर से रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। ओके, तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा, हमें फीडबैक दें, कमेंट्स करें हमारे सेक्शन में। ठीक है, अपना फीडबैक दें कि आपको किस फॉर्मेट में चैप्टर सही लगता है, हम उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी की बुक से कराया जाए तो एनसीईआरटी की बुक से कराएंगे आपको, अगर चाहते हैं नोट्स के थ्रू कराए तो नोट्स के थ्रू। और एक आइडिया और है कि इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दें हमें। चलिए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।